टू द कुमार देव एजुकेशन अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अध्याय 2 भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। किसी भी देश अथवा क्षेत्र के भूगोल की जानकारी के बिना हम वहाँ के इतिहास को नहीं समझ सकते। वहाँ के लोगों का इतिहास उस स्थान के भूगोल और वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें वह निवास करते हैं। किसी भी स्थान के प्राकृतिक भूगोल और परिवेशगत परिस्थितियों में वहाँ की जलवायु, मिट्टी की किस्म, जल संसाधन और अन्य स्थानीय विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। वहीं विशेषताएं किसी क्षेत्र के परिवेश का स्वरूप, वहाँ के जनसमुदाय, खाद्य पदार्थ, मानव व्यवहार और खानपान का ढांचा निर्धारित करती है। भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से भरपूर है, जिन्होंने वहाँ के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में वातावरण भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान शामिल थे। भौगोलिक विभिन्नताओं के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र, उत्तर भारत के नदी तटीय मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक विभाजन की व्याख्या कर सकेंगे, प्रत्येक क्षेत्र के भिन्न विशेषताओं की पहचान कर सकेंगे। कुछ भौगोलिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पर्यावरण का स्वरूप को समझा जा सके, विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं और ऐतिहासिक विश्वास में परस्पर संबंध स्थापित कर सकेंगे। प्रौद्योगिहासिक सभ्यताएं और लघु पाषाण माइक्रोलियस शब्दों को परिभाषित कर सकेंगे। पूरा पाषाण युग पैलिथिक और उपयोग किए गए औजारों के आधार पर आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग में अंतर कर सकेंगे। जलवायु के प्रयुक्त औजारों के आधार पर मध्य पाषाण युग के संक्रमण काल के चरण के रूप में स्थापित कर सकेंगे। नव पाषाण युग और इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे और प्रौद्योगिहासिक कलाओं का परिचय दे सकेंगे। हिमालय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र विश्व की विशालतम और उच्चतम पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। यहाँ औसत 2400 किलोमीटर लंबी है। देखें मानचित्र 2.1। इन श्रृंखलाओं ने न सिर्फ मानचित्र 2.1 विशाल उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं हमलावरों को आने से रोका, बल्कि उत्तर की ओर से आने वाली मानसूनी शीत लहर से भी हमारी सुरक्षा की। यह समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्षा का कारण बनती है। कुछ ऐसे पर्वतीय दायरे हैं जिसे गुजर कर हमलावर, व्यापारी और धर्म प्रचारक यहाँ पहुँचे। यह जटिल क्षेत्र है। इन्होंने प्राचीन काल में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत जैसे देशों से सांस्कृतिक संबंध विस्थापित करने में सहायता की। उत्तर पश्चिमी दिशा में विभाजित हिमालय श्रृंखलाओं में भारतीय मैदानी क्षेत्रों को अफगानिस्तान के जरिए ईरान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग शामिल हैं। इनमें गोमल, बोलन और गैबर पास शामिल है। ग्रीक संघ, कुषाण, हिनू और अन्य विदेशी जनजातियों ने इन्हीं मार्गों के जरिए भारत में प्रवेश किया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय विशेषताएं इन्हीं पर्वतीय मार्गों के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंची। उत्तरी भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र।
हिमालय क्षेत्र ने भारत को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से प्रभावित 3 नदी तंत्र उपलब्ध कराए हैं। इन नदियों ने अपने अपने क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के साथ साथ यहाँ के स्थायी निवासियों और हमलावरों को भी आकर्षित किया। सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में पंजाब और सिंध सम्मिलित है। सिंधु नदी की सहयोगी नदियों की सिंचाई ने इस भूक्षेत्र को एक विस्तृत उपजाऊ मैदान बना दिया, जिसके कारण यह क्षेत्र इन उपमहाद्वीप के खाद्य केंद्र बन गया है। इस कथन का यह कारण है क्योंकि यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब की सामरिक स्थिति और समृद्धि ने प्राचीन काल से ही विदेशी हमलावरों को आकर्षित किया है। सिंध क्षेत्र में निचली सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है। सिंधु नदी के मैदान में ही इस उपमहाद्वीप में पहली बार हड़प्पा संस्कृति की शहरी सभ्यता के विकास की झांकी देखने को मिली। देखिए पार्ट 3। गंगा की घाटी में सिंधु क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र अधिक नमी वाला है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों को 3 उपमहाक्षेत्रों में बांटा गया है। यह वह ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में संस्कृति विकास दिखाई देता है। उत्तर वैदिक युग में यह आर्यों का निवास स्थान बना, जब यहाँ रहकर उन्होंने खेती बाड़ी की। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। ये सब क्षेत्र है जहाँ 6ठी सदी ईसा पूर्व कौशल, काशी और मगध जैसे महाजनपद प्रदेशीय प्राद क्षेत्र स्थापित हुए। भारत के 2 प्रमुख धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म भी इन्हीं क्षेत्रों में ही हुआ। गंगा के नीचे मैदानी क्षेत्रों में बंगाल क्षेत्र शामिल है। इसका उत्तरी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र और भारी वर्षा से यहाँ घने जंगल और दलदली भूमि विकसित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप शुरू में यहाँ आवास विकसित करने में कठिनाई पैदा हुई। लेकिन इसके तटीय क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच भी परस्पर संचार के महत्वपूर्ण मार्ग साबित हुए। तम्रलिप्त अथवा तमलुक इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी भारत को महानदी और उसकी अन्य धाराओं द्वारा विकसित तटीय मैदानों के रूप में पहचाना जाता है। इस क्षेत्र के उपजाऊ तटीय क्षेत्र ने कृषि, समाज और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया। नंद और मौर्य राजवंशों के काल में 4ठी सदी ईसा पूर्व यह गंगा सभ्यता के संपर्क में आए। 1000 ईसा प्रसाद के आसपास उड़ीसा की अपनी भाषाई और संस्कृति पहचान विकसित होनी शुरू हुई। पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के आधुनिक प्रदेश सम्मिलित हैं। यह अपनी काली मिट्टी की वजह से विकसित पहचान रखता है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। अर्धशुद्ध क्षेत्रों से घिरा राजस्थान या थार मरुस्थल गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरह उपजाऊ नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझा गया। बाद में 8वीं सदी में रहट यंत्र की सिंचाई के लिए विकास के बाद यहाँ अनेक प्रकार की आबादी का निवास शुरू हुआ। राजस्थान अनेक राजपूत वंशों का भी मूल निवास स्थल रहा। गुजरात में साबरमती, मही, नर्मदा और ताप्ती नदियों के उपजाऊ मैदानों के कारण यहाँ बहुत ही समृद्धि आई। गुजरात के अत्यधिक लंबे तटीय क्षेत्र ने भी अपनी बंदरगाहों के जरिए अन्य देशों से संबंध विकसित करने में भारी सहयोग दिया। इस क्षेत्र के बहुत
ही महत्वपूर्ण समुद्र तटीय बंदरगाह है। गुकच्छ या भरूच। पर्यायद्वीपीय भारत। पर्यायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्री तटीय मैदान क्षेत्र शामिल हैं। मानचित्र 2.2 यहाँ पठार विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें अधिकतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आधुनिक प्रदेश है। तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करने वाले लोगों को ताम्रपाषाण युगीन स्थल ज़्यादातर यहीं पर पाए गए हैं। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिमी दक्कन क्षेत्र शामिल है। यहाँ जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए अधिक सुविधाजनक रहा है। चावल की खेती के कारण रायचूर दोराब क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल केंद्र कहा जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न बंदरगाहों में परस्पर युद्ध का कारण रहा है। प्रागैतिहासिक काल से ही इन क्षेत्रों में लोगों का निवास रहा है। पठार क्षेत्र भी पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर पहाड़ी भूप्रदेश है। यह पहाड़ियाँ पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट के नज़दीक से बिल्कुल सीधी ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए पूर्व दिशा से पठार की तरफ ढलान में चली जाती है। जुन्नर, कन्हेरी और कल में इसमें अनेक मार्ग दर्शकों सैनिया स्थित है। यह मार्ग इस बंदरगाह को पश्चिमी तट समुद्र को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों के रूप में उपयुक्त रहे हैं। पश्चिमी घाटों के दक्षिणी किनारे पाल घाट दर्जा है, जो कि पश्चिम समुद्र तट को कावेरी घाटी से जोड़ता है और इसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत रोम इंडो रोम व्यापार के अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वी घाट धीरे धीरे पठार और समुद्री तटीय मैदानी क्षेत्र में ढलते चले जाते हैं। समुद्री तट मैदानी क्षेत्र में पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में केरल प्रदेश आते हैं। तमिलनाडु में नदियाँ मौसमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोग तालाबों द्वारा सिंचाई पर अधिक निर्भर रहे हैं। फिर भी कावेरी डेल्टा क्षेत्र भारत के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। इनमें चावल की खेती के लिए अक्सर प्रदान किए गए और यहीं पर भारत प्रायद्वीपीय पठार, ये देखिए मैप है, इसको आप देख लेना वीडियो को पॉज कर। मानचित्र 2.2 प्रायद्वीपीय भारत। यही प्रौद्योगिक काल की संगम सभ्यता का विकास दिखाई दिया। तमिल क्षेत्र में इन्होंने अपनी एक विभिन्न भाषाई संस्कृत पहचान विकसित की। पर्यावरण का प्रभाव। किसी भी क्षेत्र में लोगों के आवास की स्थिति इस बात पर निर्भर होती है कि उस स्थान के परिवेश पर्यावरण की स्थिति कैसी है। पर्यावरण हमारे आसपास की परिवेशीय स्थितियाँ या वातावरण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ, मानव, पशु और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, काम करते हैं। पर्यावरण में मुख्य रूप से किसी स्थान का वातावरण, भूभाग, पेड़ पौधे और पशु, वनस्पति और प्राणी जगत आदि शामिल होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्यावरण ने लोगों को जीवन और इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। लोगों के स्थायी आवास के लिए अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र अधिक उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए सिंध क्षेत्र, जहाँ पर प्राचीन काल में इसी प्रकार का वातावरण रहा है, में समृद्ध हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, इसने शहरी आवास विकसित करने में भी सहयोग दिया। इसी प्रकार बिहार में पाटलिपुत्र का विकास और मगध के महत्व को भी वहाँ की भौतिक विशेषताओं और पर्यावरण के मैनेजर इसके परस्पर संबंधों के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। पाटलिपुत्र गंगा, सोना और कर्नाटक नदियों से धारा था। इन्होंने इस स्थान को नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान करने के
साथ साथ आंतरिक संरचना की सुविधा भी उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त उपजाऊ सिंध गंगा के मैदानी क्षेत्रों ने यहाँ धनी आबादी के निवास बनाए रखने में सहायता की। पर्यावरण स्थितियाँ किसी क्षेत्र के स्वाभाविक संसाधनों को भी निर्धारित करती है। वनांचल क्षेत्र लकड़ी का बड़ा स्रोत हो सकते हैं, तो समुद्र तटीय क्षेत्र समुद्री उत्पादनों के स्रोत हो सकते हैं। चट्टानों से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र जिसमें खनिज, अक्षय, कच्ची वस्तुएं भी शामिल है, धातु विज्ञान के विकास में सहायता हो सकती है। जैसे मगध लोहे की कच्ची खानों के नज़दीक और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पत्थर के स्रोत, उद्गम स्थानों और लकड़ी के क्षेत्र के नज़दीक स्थित था। इस वजह से मगध की स्थिति मजबूत हुई। जीवन के रहन सहन और आहार व्यवहार भी पर्यावरण परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। नदियों के मैदानी क्षेत्र में कछार वाली मिट्टी पहाड़ बाढ़ से प्रभावित होती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अधिक पैदावार में सहायता होती है। मिट्टी की किस्म किसी स्थान की फसल प्रवृत्ति को भी निर्धारित करती है। जैसे कि काली मिट्टी कपास की खेती करने के लिए बहुत अच्छी होती है। बढ़ते उत्पादन के फलस्वरूप वस्तुओं के परस्पर लेन देन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार विकसित होता है। जलमार्ग की सुविधा से संपन्न नदियों वाले क्षेत्रों में विकसित व्यापार और संचार नेटवर्क देखने में आया है। जातक और अन्य उपलब्ध हमारी प्राचीन साहित्यिक पुस्तकों ने प्राचीन भारत में अनेक जलमार्गों के होने वाले उल्लेख मिलते हैं। किसी प्रकार समुद्र तटीय जलमार्ग विभिन्न सिंदूर देशों से व्यापार की प्रगति को बढ़ावा देते हैं। पहाड़ी मार्ग इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के रूप में पलघट धारा ने पूर्व और पश्चिमी समुद्री तट को आसपास में जोड़ा और प्राचीन काल में भारत रोम व्यापार करने में सहायता की। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि किसी क्षेत्र की भूगोलिक विशेषताएं और पर्यावरण उस क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रक्रिया का खुलासा करने में सहायक होते हैं। संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, जबकि जहां इन संसाधनों की कमी रही वहां कम विकास हुआ। यह समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि आवास, प्रवृत्ति और जीविका का तरीका अस्थायी संसाधनों के उपयोग पर निर्भर होता है, जिसके परिणाम पर उस क्षेत्र का तकनीकी विकास निर्भर होता है। प्रौद्योगिकी सभ्यताएं। प्रौद्योगिकी सभ्यता हमारे इतिहास की वही अवधि है जिसका कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन सभ्यताओं के संबंध में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक खुदाई में मिली सामग्री पर आधारित है। इस समय में होने वाली प्राचीन मानव पत्थर के औजार बनकर अब पत्थर से बनाई गई चीज़ें उपयोग में लाते थे, जो उन स्थलों के औजार बनाकर और पत्थर से बनाई गई चीज़ें उपयोग में लाते थे जो उन स्थलों के आसपास पाई गई है। ये औजार उन्हें शिकार करने और अपनी भूख शांत करने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी करने में मदद करते हैं। चूँकि इस समय में लोगों द्वारा सबसे पहले उपयोग किए गए औजार पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए मानव विकास के लिए इस चरण को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हम प्रागैतिहासिक काल के व्यक्ति के शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले व्यक्ति से भोजन उत्पादन में प्राकृतिक होने के विकास क्रम के अवशेष खोजेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसमें हजारों साल का समय लगा। पूरा पाषाण युग। प्रोलियोलिथिक सभ्यता। प्रोलियोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द
पोलियो से लिया गया है जिसका अर्थ है पुराना, और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर से लिया गया है। इसलिए पुरालिथिक युग का अर्थ है पुरापाषाण युग। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का कालखंड 2 मिलियन वर्ष पूर्व अत्यंत न्यूनतम युग प्लेस्टोसीन एक्स को बताया है। प्लेस्टोसीन काल इस युग का वह भौगोलिक काल है जब धरती की सतह बर्फ से ढकी हुई थी और मौसम इतना ठंडा था कि मनुष्य अथवा वनस्पति किसी का भी जीवित रहना असंभव नहीं था। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ बर्फ पिघली गई थी, मानव की प्राकृतिक हास्किक जातियाँ जीवित रह सकती थी। लोग पहाड़ी चट्टानों के आसपास रहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे। फिर भी औजार बनाने के लिए उपयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री का चुनाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता था और इस सामग्री की उपलब्धता पर निर्भरता था। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र से उपलब्ध बैरासाइट और कर्नाटक में पाया जाने वाला चूना पत्थर। औजारों की किस्म और उन्हें ठहरने की तकनीक की प्रकृति के आधार पर पॉलीथियोलिक सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यताओं को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आरंभिक अथवा पुराना युग, प्लेथिक प्लेयोलिथिक, मध्य पाषाण युग, पिंडल प्योलिथिक और उन्नत या उच्च पाषाण युग। पूरा पाषाण युग पैलियोलिथिक के औजार। पूरा पाषाण युग चरण के मुख्य औजार थे हाथ की कुल्हाड़ी, घसा और काटने के औजार। यह औजार बहुत महंगे और भारी थे और पत्थरों से बनाए जाते थे। धीरे धीरे नुकीले और हल्के औजार बनाए जाने लगे। मध्य पाषाण युग के प्रमुख औजार थे खचिपियों की तरह के चिपटे औजार। चित्र 2.2 उत्तर पाषाण युग में मूलतः दक्षिणी ब्रोलीन और खुरे चने वाले किस्मपक्ष औजार होते थे। चित्र 2.3 ये देखिए, ये ऐसे औजार थे। इसमें चित्र 2.1 पूरा पाषाण युग के काटने वाले औजार और हाथ की कुल्हाड़ी देखिए। और ये है चित्र 2.2 मध्य पाषाण युगीन काटने वाले औजार और हाथ की कुल्हाड़ी। और ये चित्र 2.3 उत्तर पाषाण युग के काटने वाले औजार और हलते वाली कुल्हाड़ी। आइए अब हम संक्षेप में ऊपर उल्लिखित कुछ औजारों की मुख्य विशेषताओं पर उपयोग पर विचार करते हैं। हत्थे वाली कुल्हाड़ी में हत्था चौड़ा और है और काम करने वाला हिस्सा पतला। पेड़ काटने, जड़ों को खोदने के लिए इनका उपयोग होता था। आरी का सिरा 2 भागों में बटा होता था और इसका उपयोग पेड़ों के तनों को चीरने के लिए होता था। खंडका एक मुख्य औजार था जिसका काम करने का एक ही सिरा होता था और इसे काटने के काम के लिए उपयोग में लाया जाता था। बुरीन, तख्त, पतली कचिपियों और ब्लेडों की तरह होते थे। इनका उपयोग नरम पत्थरों, हड्डियों या चट्टानों की खुदाई के काम के लिए किया जाता था। छीलने वाले औजार क्रिस्पन्स की पतली खचिपियों के बने होते थे। पेड़ों की छालें और पशुओं की चमड़ी प्राप्त करने के लिए तथा छीलने के काम के लिए इनका उपयोग किया जाता था। पाषाण युगीन स्थानों का भूगोलिक विभाजन। पाषाण युगीन स्थलों के भूगोलिक विभाजन से ये संकेत मिलता है कि ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की संपूर्ण लंबे और चौड़े के विस्तार
में फैली हुई थी। उत्तर और कश्मीर घाटी और रावलपिंडी अब पाकिस्तान में है कि सोहन घाटी में से प्राचीन पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लूनी नदी के किनारे के स्थानों पर पत्थर के प्राचीन औजार प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी भारत में भी साबरमती, माही और इनकी सहयोगी नदियों के स्थलों पर पत्थरों के प्राचीन औजार मिले हैं। महाराष्ट्र के इनके प्रमुख स्थान रहे हैं गोदावरी की सहयोग नदी नेवसा के पास और ताप्ती नदी तंत्र में पर्यटन का पास, मध्य प्रदेश की भीमबेटका भोपाल के पास और होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ स्थित चट्टानी आड़ में पूरा पाषाण युग और मध्य प्राचीन युग से संबद्ध औजार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी मोटे तौर पर इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र मध्य फैला क्षेत्र इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रही है। यहाँ मिले औजारों से प्राचीन पाषाण युग से लेकर नियंत्रण आज तक की मानवीय व्यवस्था के दर्शन होते हैं। यदि पूर्व की ओर बढ़े तो असम और मेघालय, गौरी की पहाड़ी सहित वहाँ के आसपास के क्षेत्र इसी से इतिहास पूर्व काल की कलाकृतियाँ पाई गई है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अनेक स्थानों पर भी प्राचीन पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्राचीन पाषाण युग से संबद्ध औजार मिलने के समाचार मिले हैं। तमिलनाडु में इसका मुख्य स्थल रहा है। अटरम पक्कम और चिंगलपुर क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन पाषाण युग की जीविका का मुख्य आधार पशुओं का शिकार और फलों और उनकी जड़ों से खाद्य सामग्री संग्रहित करना है। अन्य शब्दों में उस युग के लोग मूलतः शिकारी और संग्रहकर्ता थे जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। ऊपर की चर्चा के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास पूर्व काल के प्राचीन पाषाण युग की सभ्यता लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। औजारों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि औजार बनाने की तकनीक के सतत विकास हुआ है जिसने बेहतर संसाधनों की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त किया है। जीविकोपार्जन की प्रवृत्ति। प्राचीन पाषाण युग के लोगों में जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य सामग्री संग्रहित करने का चलन था। उन्होंने शिकार करने, कुड़तने, काटने, खोदने और अन्य उद्देश्य के लिए पत्थरों का साधारण औजार बनाए। उन्होंने खान बोदोसों जैसे जीवन बिताया और यहाँ पर भी पानी की आसानी से उपलब्ध के साथ साथ पेड़ पौधे, पशुओं जैसे संसाधन की बहुलता मिली। इन्हीं स्थानों पर स्थानांतरित होते रहे। प्राचीन पाषाण युगीन स्थल देखिए मैप है इसका, एक बार पॉज करके देख लेना अपनी मैप को। मानचित्र 2.3 प्राचीन पाषाण युगीन स्थल। मध्य पाषाण युगीन सभ्यता, मेसोलिथिक संस्कृति। मेसोलिथिक शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, मेसो और लिथिक। ग्रीक भाषा में मेसो का अर्थ मध्यम और लिथिक का अर्थ पत्थर, अर्थात इतिहास पूर्व काल के मेसोलिथिक युग का मध्य पाषाण युग के रूप में पहचाना जाता है। ये समय प्राचीन पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमणकालीन चरण रहा है। पुरातात्विक औजारों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाण युग का आरंभ 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस अवधि के दौरान तापमान में वृद्धि दिखाई दी। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में गर्मी आई। इस परिवर्तन की वजह से प्राचीन युग की और बर्फ़ पिघली गई, जिससे वनस्पति और प्राणी जगत में बहुत से परिवर्तन दिखाई दिए। मनुष्य भी शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता के स्तर पर ही
था, परंतु अब उसे मछली पालन, जानवरों को पालना भी शुरू किया था। भीमबेटका भोपाल के पास में चट्टानों पर इस काल में की गई चित्रकारी से ये संकेत मिलता है कि लोगों में कलात्मक रुचि विकसित हो गई थी। मध्य पाषाण के औजार। मध्य पाषाण युग में उपयोग किए जाने वाले पत्थर के सूक्ष्म औजार आकार में बहुत छोटे थे और इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच अलग अलग होती थी और इन्हें मोटे तौर पर छीले और पतली चिपटियों जैसे टुकड़ों से बनाया जाता था। इसमें से कुछ औजारों का आकार ज्यामितीय रूप में होता था, जैसे त्रिकोण, अर्ध चंद्राकार और संबलाकार। इनके औजार को तीर या भाला बनाने के लिए बांधा या उसमें बैठाया जा सकता था। मध्य पाषाण युगीन स्थलों का भौगोलिक विभाजन। मध्य पाषाण युगीन स्थलों के विभाजन से संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण युगीन सभ्यताओं का आवास उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम संपूर्ण भारत में मिलता है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल है गुजरात में रंदाज जिला, महान संगना मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भोपाल के पास, उत्तर प्रदेश में चिन्नी मांडो इलाहाबाद के पास, बेलन घाटी, पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर जिला, बर्धमान कर्नाटक में संकुलू जिला, बेबेरी और दक्षिणी तमिलनाडु में तूतीकोरिन। ये देखिए इसके औजार है ये त्रिकोण, संभल, पुष्पफलक, नवचंद्रिकार, अंडार, वानमुख, तुंदूर फलक, सूहा, रुडित फलक, अस्वर्ती फलक, अंधखुरचरी, दो ऊनों, दो सिरे वाली खुरचनी, लंबी धारी कोड, लकड़ी के हत्थे पर गड़े सूक्ष्म फलक से बनी अस्थियाँ, मूडी अस्थियाँ, नाश्ते पर डे सूक्ष्म फलक, कांटेदार बरछी। चित्र 2.4 मध्य पाषाण युग के औजार। जीवन यापन की प्रवृत्ति। मध्य पाषाण युग के लोग अभी भी अपना जीविकाओं भोजन, शिकार और संग्रह से करते थे, परंतु अब शिकार के तरीके में कुछ बदलाव आ गया था। जैसे अब प्राचीन महापाषाण युग में बड़े जानवरों के स्थान पर छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार होने लगा, जिन पर धनुष, बाण और तीरों से आक्रमण किया जाता था। इसके अतिरिक्त मछली पालन और पक्षियों के शिकार को भी महत्व दिया जाने लगा था। मेवासियों, भेड़ों, बकरी, भैंस, सुअर, चूहे, जंगली सांड, दरिया घोड़े, कुत्ते, लोमड़ी, छिपकली, मेंढक और मछली आदि प्राणी के अवशेष मध्यकालीन पाषाण युगीन स्थान से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग की सभ्यता और खाद्य उत्पादनों का आगमन। इतिहास पूर्व अंतिम चरण को नवपाषाण युग का नाम दिया गया। लियोलिथिक शब्द को ग्रीक नियो जिसका अर्थ नया और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर से लिया गया है। अंत लियोलिथिक युग का अर्थ है मानव सभ्यता का नवपाषाण युग। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका कालक्रम 8000 BC ईसा पूर्व माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन बुक द्वारा किया गया था। युग की प्रमुख विशेषता थी नए किस्म से घिसाई और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार। इस काल को पौधों की खेती और घरेलू पशुपालन की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। इसी वजह से जीवन से स्थायी आवास की शुरुआत हुई और गांव में आबादी का निवास हुआ। नवपाषाण युग में निम्नलिखित विशेषताएं थी। कृषि संबंधी गतिविधि का आरंभ, घरों में पशु पालन,
तीखे नुकीले पत्थर के औजारों की घिसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत। पोटरी, पत्थर के बर्तन का उपयोग। नवपाषाणिक क्रांति, व्यक्ति के जीवन में आए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर कभी कभी इस काल वृद्धि को नवपाषाणिक क्रांति का नाम दिया जाता है। पहने और पॉलिश किए गए पत्थर के नए औजार ने मिट्टी की जुताई को आसान बना दिया। इसके साथ साथ पशुओं के घरों में रखकर पालने का चलन भी शुरू हो चुका था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खेतीबाड़ी करने वाली स्थायी जातियों की स्थापना हुई। नवपाषाण युग के चरण में पूर्ण विकास के मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक विद्वानों ने इन परिवर्तनों के महत्व को दर्शाने के लिए नवपाषाणकालीन क्रांति, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया। परंतु अधिकतर विद्वानों का यह विश्वास है कि यह परिवर्तन अवश्य महत्वपूर्ण है। इन परिवर्तनों को प्राचीन पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के दौरान हुई पिछली प्रगति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसे सत विकास माना जाए, ना कि क्रांति। नवपाषाण युग के औजार। नवपाषाण युग के औजारों में चिकनी सतह वाले घिसाई और औजार और भली भांति गोलाई किए हुए नपे तुले आकार के औजार शामिल हैं। घिसाई ने औजारों को पहना और पॉलिश किया गया आकार बना दिया और पॉलिश के इन औजारों को पहले की अवधि के औजारों से अधिक प्रभावी बना दिया। चित्र 2.5। इस चित्र में देखिए, ये पॉलिश किए गए औजार हैं। चित्र 2.5 नवपाषाण युग के औजार। नवपाषाण युग के घिसाई किए गए औजार में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ शामिल हैं, जिन्हें सीमेंट सेल्ट आदिम कुल्हाड़ी कहा जाता है। पत्थर के औजारों के अतिरिक्त इस युग के स्थानों पर विविध प्रकार की हड्डियों से बनी वस्तुएं, जिसमें सुइयाँ, स्प्रे पर भूमि में छिद्र करने वाली औजार, बोरट, तीरों का अग्रभाग, प्लेट, चूड़ियाँ और कान के बूंदे आदि भी पाए गए हैं। चित्र 2.6 देखिए। चित्र 2.6 बुर्जुआ होम से मिले नवपाषाण युग के छिद्रिक औजार। नवपाषाण युगीन स्थलों का भौगोलिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग संपूर्ण भूभाग में नवपाषाण युगीन स्थलों का विस्तार मिलता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान के कच्छी मैदानी क्षेत्र में मेहरगढ़ ऐसा ही एक उत्कृष्ट स्थल है। मेहरगढ़ में की गई खुदाई से नवपाषाण युग के लोगों द्वारा घरों के निर्माण के सिहर सामने आए हैं। ये घर धूप में सुइयां गई ईंटों से बने थे। इन घरों में छोटे छोटे कमरे के विभाजन किए गए थे। गेहूँ, जौ और कपास की खेती किए जाने के प्रमाण इन स्थलों पर पाए गए। कश्मीर घाटी के प्रमुख स्थलों में बुर्जुगा होम और गुफकरल शामिल है। नवपाषाण युग की सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता इन जगहों पर रहने के लिए पाए गए गोलाकार या आयताकार गुड्डे विंध्य पठार के किनारे के साथ साथ उत्तर भारत में इलाहाबाद के पास स्थित बेलन घाटी में भी अनेक स्थान हैं, जैसे रोहड़िहवा और महागरा। नवपाषाण युगीन स्थल मानचित्र 2.4 नवपाषाण युगीन स्थल। नवपाषाण युग के औजार पत्थर और हड्डी दोनों से बने। मिट्टी के बर्तन, अन्य कलाकृतियाँ, फूल, पौधे और प्राणियों के अवशेष इन स्थानों पर मिले हैं। बिहार और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के चीरट बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। असम, मेघालय और नागालैंड की पहाड़ियों पर भी अनेक स्थल मौजूद हैं। घिसाई की गई छोटी कुल्हाड़ियों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन आदि इस क्षेत्र से मिले हैं।
दक्षिण भारत में भीम, कृष्ण, तुंगभद्रा और कावेरी नदी के किनारे किनारे अनेक स्थल आबादी की खोज की गई है। कुछ प्रमुख स्थल संगमकुलु, भरमगिरी, कसकी, पीलीहार, हलूर कर्नाटक में, उत्तरून, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बुडियाल और तमिलनाडु में पल्ली। इन स्थानों पर खेती और पशुपालन में भी प्रमाण मिले हैं। रागी दक्षिण भारत के गांव में उगाई गई सबसे प्राचीन फसल थी। जीविकोपार्जन की प्रवृत्ति नवपाषाण चरण में खेती बाड़ी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस काल के लोगों ने विविध प्रकार की फसलें उगाई, जैसे गेहूँ, जौ, दालें आदि। खेतीबाड़ी के काम ने पशुपालन को गति दी। शिकार अभी भी लोगों का मुख्य व्यवसाय था। लोगों द्वारा घरों में पाले गए पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि शामिल थे। तो शिकार किए गए जंगली जानवरों में थे सुअर, नीलगाय और चिकारा आदि। नवपाषाण युग के लोगों द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के पत्थर के औजारों के संबंध में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। नियोलिथिक काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी पहले हाथ से बनाए और बाद में चाक पहिए पर बनाए लगे और इन्हीं बड़ी बड़ी पटियों में पकाया भी गया। अनाज भंडार के लिए यह मुख्य साधन थे। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि नियोलिथिक सभ्यता को विशेष रूप से शिकारी से संग्रहकर्ता से पेड़ पौधों की खेती बाड़ी करने और पशुपालन करने वाले लोगों में परिवर्तित होने वाले जनसमूह के रूप में पहचाना जाता है। पॉलिश किए गए नए औजारों ने मानवों के लिए खेती बाड़ी, शिकार करने और अन्य गतिविधियों से संबंधित कामों को आसान कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य संसाधनों की बहुआयात में उपलब्धता से जनसंख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और बढ़ोतरी आबादी के कारण गांव की स्थायी आबादियों में भी वृद्धि हुई। नवपाषाण युग की सभ्यता ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनसे बाद के समय में शहरों और कस्बों के विकास में सहायता मिली। प्रागैतिहासिक कला चट्टानों पर चित्रकारी मध्यपाषाण मेसोलिथिक युग के लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण और भिन्न विशेषता थी। इसकी शुरुआत के संकेत उत्तर पाषाण काल में भी किए गए हैं। ये चित्रकारी चट्टानों पर बनाए गए पेशरों की दीवारों पर बनाई गई थी और इनमें से अधिकतर चित्रकारी मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाई गई है। इनके मध्यपाषाण लोगों सामाजिक और आर्थिक जीवन की झांकी मिलती है। चित्रकारी में पाए गए चित्रों का मुख्य विषय है शिकार, मछली पकड़ना और भोजन एकत्रित करना। जंगली सुअर, भैंस, बकरी और नीलगाय आदि के चित्र आमतौर पर मिलते हैं। चित्र 2.7 चट्टानों पर की गई चित्रकारियों में बच्चों का पालन पोषण और दफनाए जाने की रीतियाँ पूरी किए जाने संबंधी चित्र भी दर्शाए गए हैं। एक समूह में रहकर शिकार करने के दृश्यों से संकेत मिलता है कि मध्यपाषाण लोग समूह बनाकर रहते थे। अंत हम ये कह सकते हैं कि मध्यपाषाण कालिक समाज पुरापाषाण युग के लोगों से अधिक स्थिर या यद्यपि शिकार संग्रह भी मुख्य पेशा था। ये इसका चित्र देखिए। चित्र 2.7 प्रागैतिहासिक कला। हमने क्या सीखा? भारत के इतिहास पर, इसकी भौगोलिक विशेषता पर पर्यावरण की परिस्थितियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। विभिन्न क्षेत्रों को उनकी भिन्न स्थलीय और रूपरेखाएं विशेषताओं से पहचाना जाता है, जो उन क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों को निर्धारित करती है। हिमालय ने हमें हमलावरों और कठोर शीत पवनों से सुरक्षा प्रदान की है। पहाड़ी दर्रों ने
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए मार्ग उपलब्ध कराए। उत्तर भारत की नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र ने भरपूर कृषि उत्पादनों में पैदावार में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप छठी सदी ईसा पूर्व में शक्तिशाली प्रदेशों के बने में सहायता प्रदान की। पठार क्षेत्र, समुद्री तटीय मैदानी क्षेत्र में पर्याय द्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि संबंधित आबादियों की स्थापना और प्राचीन कला से ही विदेशों से संपर्क साधने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न पेशीय परिस्थितियों और विविध संसाधनों की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना स्थापित हुई है। प्रागैतिक हासिक काल से लेकर आज तक मानव संस्कृति विकास के अनेक चरणों से गुजरा है। पुरातात्विक स्रोतों से इन महाद्वीप के विभिन्न भागों में अनेक स्थानों पर मानव के अस्तित्व पर उनकी जीविका भोजन प्रवृत्तियों का चरमन दर्शाया है। पुरातत्व, पुरापाषाण और मध्यपाषाण में वह शिकारी का संग्रहकर्ता, नवपाषाण काल आते आते उसने फसलों की खेती बाड़ी करना और पशुपालन का काम सीखा। इन समय में वही मिट्टी फसलों की खेती बाड़ी करने लगा, पशुपालन का काम सीखा। इन समय में वह मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीखा चुका था। इन विकासों के परिणाम स्वरूप गाँव की आबादियों की स्थापनाएं भी विकसित होने लगी थी। विभिन्न समय के उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों में भी परिवर्तन आ गया था। पुरापाषाण युग के कुंद औजारों नवपाषाण युग आते आते पहने और पॉलिश किए गए औजारों का रूप ले लिया था। मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक युग को लघु पाषाण नाम के अतीत सूक्ष्म पत्थर के औजारों के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। अन्य शब्दों में कहे तो पुरापाषाण युग का शिकारी संग्रहकर्ता मानव नवपाषाण काल आते आते कृषि खाद्य उत्पादन के रूप में विकसित हो गया था। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।